हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने परीक्षा के लिए काफी चिंतित होंगे और चिंतित होना भी नहीं है। जो तैयारी है द बेस्ट है। कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। विगत परसों जो प्रश्न पूछा हुआ है, कुछ ज्यादा रिपीटेड प्रश्न है, उसको आप पढ़िए। और बाकी आप नए चीजों पर उतना ध्यान मत दीजिएगा। अब ये नहीं कि मार्केट में 10 किताब आया है उसको खरीद कर पढ़ ले, नहीं। आप एक किताब को 10 बार पढ़िए, वो द बेस्ट रहेगा। ठीक है। तो आज जो है हम केमिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें के 5 नंबर क्वेश्चन जो है मतलब बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है और द बेस्ट क्वेश्चन रहा है। तो इस बार उम्मीद है आने का, तो आप जरूर इसे पढ़िएगा और समझिएगा। और क्या लिखे हैं वो मतलब स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जो लिखे हैं इस चीज पर ध्यान, जैसे समझाएंगे वहां पर ध्यान दीजिएगा, बाकी आप लिखते रहिएगा। और कैसा वीडियो रहा भी जरूर बताइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज सवाल है विद्युत रासायनिक सेल या वैद्युत रासायनिक सेल। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसे हम 3 नाम जानते हैं। इसे गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं एंड वोल्टेज सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। अब मन में सवाल आएगा कि सर सबसे अधिक पेपर में किस मतलब क्या लिख कर आता है, तो बाबू ये आता है विद्युत रासायनिक सेल के बारे में, इसका सचित्र वर्णन करना है। तो वही चीजें है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है, तो बाबू ध्यान दीजिएगा, इसी में ऐसा छुपा हुआ है। यानी कि रासायनिक ऊर्जा को किससे बदलना है, यानी कि वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता हो, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे क्या कहेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल कहेंगे। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा। अब आगे सर देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको हम बताए थे, इसमें वैद्युत यानी कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच संबंध इसमें स्टडी किया जाता है। ठीक है ना। तो बस उसी को लेकर हम आए हैं। इसके पहले अपघटनी सेल है, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वैद्युत अपघटनी सेल की बनावट से वर्णन करें। वो क्लास में जो भी है क्लास में आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है ना। तो वो चीज जो है वो भी इंपॉर्टेंट है और सेम इसका उल्टा है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये है रासायनिक सेल। उसमें क्या होता है, अपघटन सेल में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, लेकिन जब पढ़िएगा रासायनिक सेल, रासायनिक ऊर्जा किस में बदलना है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो सबसे पहले इस बात ध्यान रखिएगा, हम करेंगे संरचना। तो संरचना में क्या करना होता है, देखिएगा हम 2 पात्र बनाए हैं। पात्र का मतलब क्या होता है, बर्तन। क्या पात्र है, 2 पात्र है यानी बर्तन है। इस दो पात्र में ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पात्र में हम जिंक सल्फेट का विलयन लिए हैं, किसका, ZnSO4 जिंक सल्फेट का विलयन। और दूसरा बर्तन में कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है। देखिए बातों को ध्यान से समझिएगा। साधना में रखिए, हम 2 पात्र लिए, पात्र मतलब बर्तन लिए, और एक बर्तन में किसका, जिंक सल्फेट का विलयन लिया है, और दूसरा में क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। उसके बाद जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का एक छड़ लगा होता है, यानी कि विलयन किसका है, जिंक सल्फेट का। और जो छड़ दिख रहा है ना, ये किसका है, जिंक धातु का। उसी प्रकार कॉपर सल्फेट के विलयन में किसका छड़ है बाबू, कॉपर का है। किसका है, कॉपर का। तो याद रखिएगा, हमने क्या बताया, 2 पात्र 2 बर्तन लिए, और एक में जिंक सल्फेट का विलयन है, दूसरे में कॉपर सल्फेट का विलयन है, और जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का छड़ लगा है, और कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर धातु का छड़ लगा है, जिसे क्या कहते हैं बाबू, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रोड को बाबू इस 2 इलेक्ट्रोड है, एक प्लस एक माइनस है, जिसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और प्लस वाले भाग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। अब बड़ी दुविधा में फंसेंगे कि सर फिक्स वाले सब कहते हैं कि प्लस चार्ज होता है एनोड पर होता है, और माइनस कैथोड कहते हैं, लेकिन आप उल्टा कहा पढ़ा रहे हैं, उल्टा नहीं है बाबू। जैसे आप वैद्युत अपघटनी सेल पढ़िएगा ना, तो आप एनोड प्लस चार्ज हो जाएगा, उसका उल्टा ये है। तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है ना। बस चीजों को समझते चलिएगा। हमने क्या बताया, एक बार पुनः जो है हम बताते हैं। 2 पात्र लिए, एक जिंक सल्फेट का विलयन है इसमें, और दूसरे पात्र में क्या है,
कॉपर सल्फेट का विलयन है। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का क्षार लगा हुआ है और कॉपर सल्फेट विलयन में क्या है, कॉपर धातु का क्षार लगा हुआ है, जिसे क्या कहेंगे बाबू, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इसे किसी वोल्ट मीटर से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद से इसको इधर रखिएगा, दोनों पात्रों के बीच में रखिएगा एक कांच की मतलब एक नली, ई आकार की नली लगा होता है, यानी कि इस दोनों पात्र के बीच में क्या लगता है, ई आकार की एक नली लगा होता है, जिसमें लवण के रूप में KCl KNO3 भरा होता है, जो क्या करता है, विद्युत परिपथ के उदासीनता को कायम रखता है, जिसे क्या कहते हैं बाबू, बोलिए लवण सेतु कहते हैं। देखिए 2 नंबर में आता है कि लवण सेतु कैसे कार्य बताइए। तो हमने क्या बताया कि दोनों, सुनिएगा ध्यान से, यानी कि दोनों कांचों के बीच में, दोनों ये पात्रों के बीच में एक ई आकार की कांच की नली लगी होती है, जिसमें लवण के रूप में KCl या KNO3 जो है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट जो है, भरा होता है, और ये क्या करता है, विद्युत परिपथ के उदासीनता को कायम रखता है, जिसे क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। इसकी सहजता हम यहीं पर खत्म करते हैं। एक बार फिर सुनिएगा लाइन से, बोलिएगा। हम 2 पात्र लेते हैं, एक पात्र जो है जिंक सल्फेट का विलयन होता है एक पात्र में, और दूसरे पात्र में क्या होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। जिंक सल्फेट का विलयन जो है, इसमें जिंक धातु के क्षार लगा होता है, और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु का क्षार जो लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसे किसी वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। उसके बाद से इसमें ई आकार की एक कांच नली मतलब लगा होता है, इसमें लवण के रूप में KCl या KNO3 भरा होता है, जो विद्युत परिपथ की उदासीनता को कायम रखता है, जिसे क्या कहते हैं बाबू, लवण सेतु कहते हैं। बस इसका काम यहीं से खत्म होता है। अब बात करते हैं इसकी कार्यविधि, ठीक है ना। आप पढ़ लीजिएगा, सब वही लिखवा है कार्यविधि की। अब काम कैसे करता है देखिएगा, ये जो दिख रहा है ना, ये है किसका है, तो जिंक का क्षार है। किसका क्षार है, जिंक का। अच्छा काम, एक बात बताइए, आप कहीं बचपन का बात याद रखिएगा, वो दिन आप याद करिए जब चाय में जब बिस्कुट डालते थे तो क्या होता था, उस चाय के अंदर क्या होता था, घुल जाता था, ठीक है ना, मतलब गल के गिर जाता था, ठीक है ना, मतलब क्या बिस्कुट जो है चाय के अंदर क्या हो गया, गल गया। उसी प्रकार का था ये जिंक सल्फेट का विलयन है, जिंक धातु का क्षार है। इस जिंक धातु का जो क्षार है ना, इसमें गलेगा, इसमें क्या होगा, विलयन में इसमें गल जाएगा। यानी इस बात ध्यान रखिएगा, इसमें एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है, भरा है, जिसमें जिंक की छड़ भी डूबी रहती है। किसकी छड़ है, जिंक की। तो वह अपने 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक में कब इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में विलयन में रहता है। इसके कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाती है। देखिएगा ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्या कहता है, यानी कि इसमें त्याग कर रहा है, बाहर निकाल रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को दे रहा है कौन, ये जिंक धातु। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 गो। तो हमने क्या बताया कि इस जिंक सल्फेट मतलब इसमें क्या होता है, जिंक सल्फेट का विलयन होता है, विलयन पूरा भरा होता है, जिसमें क्या होते हैं, जिंक के क्षारें डूबी रहती है, और वह अपने इलेक्ट्रॉन कितना, 2 इलेक्ट्रॉन विलयन में क्या होता है, आ जाता है। यह प्रक्रिया क्या करता है, ऑक्सीकरण कहलाती है, जो लगातार तब तक चलती रहती है। एक प्रक्रिया जो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान रखिएगा, तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरा जिंक घुल कर विलयन में ना आ जाए। यानी कि जो धातु किस धातु है, जिंक का धातु, और इस जिंक का धातु में जितने जिंक रहेगा उस सारा के सारा इसमें ना आ जाए ना, ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है आता रहेगा, आता रहेगा। अब सुनिएगा, विलयन ना, जिसके कारण क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन और विलयन के बीच में क्या होता है, इसके बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है। और उसके बाद से क्या होता है, जिंक का जो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, जिंक के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। जो जिंक इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत परिपथ तार के माध्यम से कहाँ चल जाता है, कब उस दुनिया में, यानी कपड़ की दुनिया में, कपर की दुनिया यानी उधर चला जाता है, ठीक है ना। वही लिखवा है कि कपर की तरफ जाता है और कपर के पास एकत्रित होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है, इधर के इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एकत्रित होता है, एक जगह हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, इसे इस प्रकार का कहते हैं, इसे अपचयन कहते हैं, यानी कि ग्रहण कर रहा है, यानी कि ग्रहण, यानी कि ये दे रहा है, वो ग्रहण कर रहा है, ठीक है ना। तो बाबू ग्रहण कर रहा है, इसे क्या कहते हैं,
इसे इसे क्या कहते हैं, ई वाला को ऑक्सीकरण कहते हैं, दूसरा कहते हैं अवकरण का, जिसे अपचयन कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है ना। आपको समझ में नहीं आया ना कार्य विधि, एक बार समझ लीजिएगा। इसमें क्या होता है, जिंक सल्फेट के लिए जिंक का जो क्षार है ना, एक पूर्ण रूपेण जो है इस गले, मतलब ये जो है विलयन बनाएगा, इस विलयन में क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा जिंक का। इसमें जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन को देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, ये तब तक मतलब ये प्रोसेस चलेगा जब तक ये पूरा खत्म ना हो जाए, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉन जो इसमें आता है, और इसमें क्या होता है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस परिपथ के माध्यम से जाता है इधर इधर कपर की तरफ जाता है, ठीक है ना। जब कपर की तरफ जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है इधर का होगा, इकट्ठा होगा, क्या होगा, इकट्ठा होगा एक जगह। उसके बाद से ये प्रक्रिया क्या करेगा, अपचयन, ठीक है ना। उसके बाद से क्या होगा, इसमें विद्युत परिपथ में क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना, प्रवाहित हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में एनोड के रूप में क्या है, एनोड के रूप में क्या है, जिंक है, क्या है, जिंक है। तो जिंक पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिंक धातु कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 जो देने वाला होता है तीर के उस साइड, जो लेने वाला होता है तीर के इस साइड। ध्यान रखिएगा, जो देने वाला होता है ना उस साइड जाकर देगा, और जो लेने वाला है इस साइड तीर की, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कॉपर जो है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन जो है ले रहा है, ठीक है ना। कॉपर कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब इसका संपूर्ण इन दोनों को अभिक्रिया जोड़िएगा, तो देखिए Zn है और ये है, फिर किस साइड है, दोनों जोड़ लीजिए, Zn प्लस में ई वाला जोड़िएगा, फिर ई वाला प्लस में कॉपर को जोड़िएगा। तो अब देखिएगा दोनों तरफ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है और 2 इधर भी है, कट गया, बच गया ये वाला, ठीक है ना। यही आपका संपूर्ण अभिक्रिया हो गया। आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है ना। इस बात को देखिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है ना, फिर से बताया जाएगा। और बाकी चीजें हैं लिख लीजिएगा। और एग्जाम में अब दिन तो दूर नहीं है, बट जो भी है आप अपनी मेहनत जो है ना कंटिन्यू रखिए। और बाकी चीजें देखिए, जो पढ़े द बेस्ट पढ़े हैं, ठीक है ना। इतना अब लास्ट समय में आपको सिर्फ दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर ध्यान देना है, ठीक है ना। लघुत्तरीय प्रश्न तो किसी तरह कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपसे फंस जाता है। इसलिए अंतिम समय में जितना मेहनत हो सके आप लॉन्ग क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए और डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए। ऑब्जेक्टिव का नंबर आपका वो बन जाएगा ना 70 में 35, समझिए कि आपका द बेस्ट स्कोर रहेगा, ठीक है ना इस बार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जहां आपको प्रॉब्लम हो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी हम समझाने का प्रयास किया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी कॉपी में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। और ये वीडियो कैसा रहा जरूर बताइएगा, और बाकी अपने फ्रेंड के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है, इतना मेहनत करते थोड़ा सा आप लोग भी मेरे लिए कुछ कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।